स्वागत के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पूज्य आचार्य जी का मिशन रहा है कि युवाओं के बीच में गुरुकुल में रहते हुए भी आचार्य जी ने समस्त हरियाणा सहित हरियाणा के बाहर अपने युवाओं को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निरंतर अनवरत रूप से आयोजन किया है। तो आज पूज्य आचार्य जी आह्लादित हैं अपने बीच में अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अपने कर्मस्थली अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उपस्थित देख करके मैं सर्वप्रथम पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी से निवेदन करूंगा कि वो समस्त खिलाड़ियों की ओर से वो सबके सिरमौर हैं, सरताज हैं और सबके लिए एक दिव्य प्रतिभा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी ओर से पूज्य आचार्य जी को पुष्प गुच्छ दे करके मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य आचार्य जी एक बार मंच पर आ जाएंगे। आदरणीय पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी अपनी समूची टीम के साथ ऊपर आ जाओ, सभी को बुला लो। आओ सर, ये सब खिलाड़ी आएंगे ऊपर। अपनी समूची टीम के साथ पूज्य आचार्य जी को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मान संप्रेषित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और जो मन विधा है, जो उसकी शोभा है, गदा एक बार सभी से मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि के द्वारा वो सम्मान कुछ इधर आ जाइए, कुछ इधर आ चौधरी संपूर्ण सिंह जी प्रतिष्ठित समाज सेवी। सुनील कुमार जी और आदरणीय कृष्ण कुमार जी भारत केसरी अंतर्राष्ट्रीय मल, वो पूज्य आचार्य जी को गदा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। हम सब हर्षित हैं, आह्लादित हैं। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा अब इस शोभा को और बढ़ाने का काम करें। योगेश्वर जी, योगेश्वर जी सर, आप साथ में जी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अपने काले राम जी फॉर्मल सरपंच उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी समूची टीम के साथ परम जी भारत का स्वर्णिम भविष्य, ये लिटिल स्टार और भारत का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो भी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सरपंच साहब से निवेदन करूंगी सारे एक साथ आ रहे हैं। आ जाओ।
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में और देख सकते हैं आचार्य देवव्रत जी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और आज तमाम नेशनल और इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ के साथ विभिन्न गाँवों के सरपंच भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आचार्य देवव्रत जी के द्वारा और हम सबके लिए मान सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर गौरव के पल है, गौरव की बात है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जैसे कि आचार्य देवव्रत जी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही सादगी भरा जीवन जीने वाले हैं। तो सामने नजर आएगा आपको, देख सकते हैं आज किस तरह के अपने सनातनी वेश में है आचार्य जी। अक्सर इसी तरह आपको दिखाई देंगे कहीं भी कार्यक्रम में जाइए तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है और आचार्य जी की अथक मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज गुरुकुल जो है यहाँ पर प्राचीन और आधुनिक जो समावेश है उन दोनों का ऐसा एक समन्वय इन्होंने बिठाया है कि गुरुकुल के अंदर बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आप देख सकते हैं दृश्य है, समावेश जो है। यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि गुरुकुल के अंदर देख सकते हैं बहन की बेटी को जो कि खिलाड़ी हैं उनको आशीर्वाद देते हुए शॉल ओढ़ा करके और बड़ा ही खुशियों भरा समय है। तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए जो रेसलिंग खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया और हरियाणा के रहने वाले हैं। वैसे तो खिलाड़ी तमाम देश के होते हैं, उनका एक परिचय होता है कि वो किस देश से आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस देश के, किस शहर, किस राज्य और किस गांव के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त जी हरियाणा के सोनीपत ज़िला के रहने वाले हैं और रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और उनके टीम भी उनके साथ मौजूद है। सामने आचार्य देवव्रत जी से उनका परिचय करवाते हुए और सामने मौजूद हैं उनके तमाम साथी। बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ और देखते रहिए लाइव तस्वीरें गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, जहां पर आज तमाम खिलाड़ी, सरपंच और जो गुजरात से राज्यपाल हैं देवव्रत जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील राणा जी योगेश्वर दत्त जी की ये टीम है, कंधे से कंधा मिला करके देखे देश दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले ये भारत माँ के वीर सपूत, जिन्होंने अथक परिश्रम करके देश दुनिया में तो आइए अब आचार्य देवव्रत जी का संबोधन भी आपको सुनवाएंगे। आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इस परिसर में प्रमुख रूप से पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी, ओलंपिक मेडलिस्ट, और पद्मश्री डॉक्टर हरिओम जी, जो हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पूरे भारत के लोगों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके आप प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं और ट्रेनिंग देने के अग्रणी। और इस सारे समागम को
इस रूप में जोड़ने का जिन्होंने कार्य किया, ऐसे चौधरी संपूर्ण सिंह जी प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और लगातार उनकी यही चिंता रहती है कि हम देश को कैसे अच्छे नागरिक दे सकते हैं और किसान की कैसे समृद्धि हो सकती है और हम लोगों को कैसे स्वस्थ आहार दे सकते हैं। तो उनका मिशन लगातार चलता है और मेरे सीधे संपर्क में रहकर नई नई समाज के उत्थान की योजनाएं देते रहते हैं। ऐसे भाई संपूर्ण सिंह का विशेष अभिनंदन और आप सबको इस रूप में जोड़कर इस गुरुकुल परिसर में लाने का जो प्रयास हुआ है वो उन्हीं के द्वारा हुआ। हमारे बीच में श्री महावीर बिश्नोई जी कोच हैं, आप द्रोणाचार्य अवॉर्डी, और हमारी बिटिया सरिता मोर अर्जुन अवॉर्डी, श्री सुनील मलिक जी एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, श्री कृष्ण कुमार जी बैयापुर भारत केसरी हिंद केसरी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, श्री सुरेंद्र कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट, श्री सुनील कुमार अर्जुन अवॉर्डी, और हमारे बीच में आदरणीय श्री पालेराम जी पूर्व सरपंच हैं और सभी अन्य ओलंपिक मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी और कुछ युवा पहलवान साहब के जो चेले तैयार हो रहे हैं, ऐसे सभी का, सभी सरपंच साहिबान का और आप सभी उन खिलाड़ियों का जिन्होंने भारत की गौरव और गरिमा को दुनिया में दिग्विजय किया है, इन सब का मैं गुरुकुल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आजकल समय किसी के पास होता नहीं। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस मिशन के लिए आए। चौधरी संपूर्ण सिंह जी ने कई बार लगातार पिछले 1-1.5 सप्ताह से सूचनाएं देते रहे और मैं भी आपसे मिलने के उद्देश्य से मुख्य रूप से गुजरात से चल करके आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे सरपंच और ऐसे उन्नत उच्च कोटि के खिलाड़ी जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का कारण बने और आप जैसे लोग अपने माता पिता का भी गौरव है और अपने गांव की भी बहुत बड़ी शोहरत है और राष्ट्र की भी आप विभूति। आपने जिस मेहनत से, लगन से, निष्ठा से रात दिन पसीना बहाकर भारत की गरिमा और गौरव को दुनिया में बढ़ाया, इस पर हम सबको नाज और खुशी है। भगवान से कामना कि आप और तेजी से आगे बढ़ें और ये जो युवा टीम आप तैयार कर रही है और भारत के नाम को दुनिया में रोशन करे। अभी दुनिया में हमारी क्रिकेट की टीम ही 4 दिन पहले विश्व विजेता बनकर के आई है और बहुत खुशी की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर विशेष फोकस किया। उनकी ट्रेनिंग की सुव्यवस्थाएं, खान पान की व्यवस्थाएं, वो चीज अच्छे मिले और उसी का परिणाम है कि लंबे अंतराल के बाद इन पिछले कुछ सालों में आपने गोल्ड मेडल से दूसरे रजत और कांस्य पदक से भारत की झोलियां भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ये और बढ़ेगा। जिस ढंग से आज राष्ट्र की, भारत की केंद्र सरकार खिलाड़ियों के प्रति जितना उनमें सम्मान का भाव है, तो इससे भारत के हर खेल के खिलाड़ी खूब गरिमा और गौरव को बढ़ाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो आदरणीय सभी बंधुगण, आज आप विशेष करके चौधरी संपूर्ण सिंह जी इच्छा थी कि इस युग में आज हम बहुत चुनौतियों से गुजर रहे हैं।
और विशेष करके गंभीर चुनौती पर्यावरण की बन गई, एनवायरनमेंट की बन गई, ग्लोबल वार्मिंग की बन गई। आपने बड़े बुजुर्ग बैठे हमारे बीच में 52 डिग्री टेम्परेचर कभी देखा था? इस बार जो लूओं ने लोगों को रुलाए, और कल का न्यूयॉर्क का टेम्परेचर अमेरिका का 35 डिग्री, वो लोग सांस नहीं ले पा रहे, उनकी आदत नहीं है, वहां लूएं चल रही है कई देशों में। ये सब कुछ विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। विकास भी, और ये विकास का डरावना रूप जो दिखाई देने लगा है, ये सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया। अब आप देख रहे हैं, इनमें बहुत युवा हैं, लेकिन कई बुजुर्ग जो बैठे इनको पता है, इन दिनों जो वर्षा होती थी 3 महीने झड़ी चलती थी, बादल आया, धीरे धीरे बरस के एक चला गया, फिर दूसरा आया, तीसरा आ गया, और ये बाढ़ का ये जो विकराल रूप, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, विनाश हो रहे हैं, घरों में पानी घुस, ये कभी होता नहीं था। ये इतना सिस्टमेटिकल होता था कि सब तरह की फसलें इन दिनों बिना पानी के ही हो जाती है, इतने सिस्टम से वर्षा होती है। अब क्या हो रहा है आजकल? एकदम गिरे है पानी, और बादल जैसे फट गया हो, ऐसी स्थिति बन गई। अब जहां जहां देश में बारिश हो रही वहीं बाढ़ आ रही, जहां नहीं हो रही वहां सूखा पड़ रहा है। बीच का रास्ता खत्म हो गया। क्यों हुआ खत्म? ये इसलिए हो गया कि धरती का तापमान बढ़ गया, और गर्मी बढ़ने से, प्रदूषण बढ़ने से बादल जिस पानी को रोक कर रखने की शक्ति थी वो उसमें बची नहीं। वो गर्म हवा जाकर के उसको एकदम ढीला करके फाड़ देती है, वो पानी एकदम गिरे नीचे। और जब पानी गिरता है तो धरती, हमने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतना जहर धरती को डाल दिया पिछले 7 साल में कि धरती बन गई पत्थर। आपका वो है और सुनो ध्यान से, जो बात हम आपको ध्यान में लाना चाहते हैं, आप क्योंकि सरपंच जो लोग हैं वो भी सम्मानित वो लोग हैं जो गांव ने उनको बड़ा सम्मान दे करके अपना नेता चुना, और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये तो बहुत बड़ा मॉडल बनेंगे हमारे इस सिस्टम का प्रचार। आज समझने की जरूरत क्या है कि इस समय जब पानी बरसता ना तेज, तो धरती जो ऊपर की 6 इंच मिट्टी है खेत की, वो सबसे उपजाऊ होती है, और उस मिट्टी को बनने में लाखों बरस लगते, लाखों साल। और जब उस पर धड़ाम पानी गिरता तो वो ऊपर वाली मिट्टी पानी बहाकर बाढ़ में ले जाती, समझ में, कटाव हो जाता उसमें। और नीचे जो मिट्टी है वो पानी नहीं पीती, क्योंकि वो यूरिया, डीएपी ने पत्थर बना दी। डीएपी आप तो पहलवान जितने सारे किसानों के हैं, कोई वैसे तो बच्चे हैं नहीं जो उद्योगपतियों के हो, आपने तो खेती बाड़ी देखी सब। तो अब क्या हो रहा है सरपंच साहब, धरती पानी पीना बंद कर दी और ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे, निकाल तो रहे हर, जा रहा नहीं धरती। इससे क्या हो गया, ट्यूबवेलों में भी आए साल और पाइप डालने पड़े। मैंने याद है तुम गुवाने के पास के हो, और मैं कई बार मुंडलाने तक सीधा सिवान का जाता था, और कई बार गोहाने से सिमानकर पैदल मुंडलाने के जाके सिमानकर और गांव के बीच में कुई होती है, और उस कुई पे एक डोलू पड़ा रहता था, और उस पर 12 फुट की एक चेन थी, जंजीर सी। मतलब जाते हम उस पर बैठ के सुस्ता भी लेते, और उसमें तक पानी काट के पी लेते। 10-12 फुट पे पानी था उस कुई में।
और टाउनर आ पढ़ो न तो देखा था नहीं जमाना। फिर वो 20 फुट पे गया, फिर वो 30-40 पे गया। मोटर पहले ऊपर रखे थे ट्यूबवेल की धरती पे, फिर कुएं होती खोदने लगी, फिर उनमें पुछाई वो होती में भी नीचे जा जाकर दुनिया मर गई गैस बनकर उसमें। फिर ये समरसीबल आया। अब हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र जहां सरस्वती कभी बहती, अब यहाँ 300 फुट पर पानी हो, 10-15 फुट का पानी 300 फुट पर चला गया। और आए साल हरियाणा और पंजाब में 4 फुट पानी नीचे जा रहा हर साल, और ऊपर से जा ही नहीं रहा। तो एक जमाना ऐसा आएगा, साइंटिस्ट कह रहे हैं अगले 20-25 साल में ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। यहां कुछ नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा, पीने का नहीं मिलेगा, तो खेती कहां से करोगे? ये दिक्कत। आप खेत में डीएपी डालते होंगे, डीएपी डालते हो, वो 6 महीने तक गड़ है, धरती पड़ा रहे कि नहीं? बोलो भाई चौधरी हो, पड़ा रहता ना उस पर, न्यू के न्यू पड़े रहते, पत्थर है वो। और यूरिया जो है वो कितना खतरनाक है। ये जो वातावरण बदल रहा है ना, जिसमें कह रहे हो आप ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण दूषित, इसमें लगभग 24% योगदान इस सारी रासायनिक खेती का, 24%। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, दूसरों को भी बताइए। इस मिशन को अब सरकार हमारी प्रदेश की और सब मिलकर गांव-गांव में चलाना चाहते हैं, ताकि लोगों में समझ पैदा हो। अब वो क्या रहा है, ये जो यूरिया ना, इसमें 50% के लगभग तो नमक होता है। और नमक का काम क्या है, वो छिद्र है ना धरती माँ के, उन्हें वो बंद कर देता है, पत्थर बना देता है। और कैसे धरती पत्थर बन गई? अभी पिछले 5 तारीख को मैं यही आया हुआ था, जून में, 5 जून। और हमारा जैसा ये गुरुकुल है, एक ऐसा गुरुकुल पेहवा रोड जाता ना, इस पे ज्योति सरंजाम गीता उपदेश हुआ, वहां एक और गुरुकुल है, वहां बच्चे ज्यादा बढ़ गए। ग्राउंड हमारा 6-7 किले का था, छोटा पड़ गया उनको। मैं कहा भाई ग्राउंड जरूरी, हमारे देखा ना अपना ग्राउंड, ये पूरा प्ले ग्राउंड है। सब गुरुकुलों में हमारे 8-10 किले के हम ग्राउंड रखते, 10-12 किले। बच्चों को हम पसीना निकालते हैं दोनों से, फुल एक खेलते हैं बच्चे। और सब तरह के गेम है यहाँ, शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, और क्या नाम, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल, सब तरह के खेल यहाँ बच्चे करते हैं। तो वहां भी छोटा पड़ गया। तो मैंने उनको कहा भाई तो बराबर में जो किसान है उसके 5-4 किले ठेके पे ले, 10 साल का एग्रीमेंट कर। तो उस बराबर वाले ने दे दिया, हमने डबल किराया दे दिया, उससे 2 देते उससे दुगना। और हमने कहा भी बालक खुले में घूमेंगे तो कोई बच्चा निकल ना जाए कहीं छोटा, तो इसकी आप तार की फेंसिंग कर दो, जो चुभे भी नहीं, जालीदार, और 20-20 फुट के पाइप गाड़ कर धरती में ये बना दो। तो उन्होंने क्या किया, रामनिवास जी हैं यहाँ, कोई बात, वो रामनिवास जी जो हमारे खेत के भी मैनेजर, यहाँ की भी व्यवस्था देखते हैं, उसको मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि तुम ड्रिल मशीन लेके बर्मा और उस पर उतना छेद करो जिसमें पाइप सीधा फंस जाए, और उसमें सीमेंट गिर दो, जंग नहीं लगा, फिर वो हिलेगा नहीं। तो इन्होंने क्या काम किया, 63 सीसी का एक इंजन वाला वो मंगाई ड्रिल मशीन। उस खेत में जो हमने ठेके पे लिया, और वो किसान कौन है, सरदार, उसने जब तक खेती करी 30-40 साल तक, उसमें यूरिया डीएपी ही डाली, उन्हें कोई देसी खेती नहीं की, अंग्रेजी या रासायनिक करी। तो ये ड्रिल लगे ना कर, अब देखा भाई ड्रिल चला, ये प्रैक्टिकल देखो तुम, धरती का क्या हाल हो गया, ये सोचने का। आप वो ड्रिल मशीन करी उन्होंने, उसमें जोर लाया, 2 इंच तक आगे नहीं बढ़ी,
फिर दूसरी जगह करा, उसमें फंस गीवा मिट्टी में, हिम्मत नहीं पड़ी, 63 सीसी का इंजन कभी फेल हो गया। और वही क्यों करवानी है, तो नहीं दिख जगह चल गए।